नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवल कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर जो है क्लास 10 का, जो कि ये समांतर श्रेणी है। ये 5वां चैप्टर है। आज हम इन चैप्टरों के बारे में अध्ययन करेंगे और इन चैप्टरों के 5.1 का सभी प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैप्टर का नाम हुआ समांतर श्रेणी, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक यानी कि क्लास 10 का जो है गणित किताब में ये मिलता है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि यहाँ पे आता है एक्सरसाइज का नाम जो है वो आता है कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? देखिए, समांतर श्रेणी से यह स्पष्ट होता है कि वैसा श्रेणी जो समान अंतर पर है, यानी कि वैसा श्रेणी जो समान अंतर पर है। जैसे कि मान के चलिए कोई जो सीढ़ी होगा, ये जो कोई सीढ़ी होगा, इसका यानी कि प्रत्येक डंडे का बीच का जो लंबाई होगा, प्रत्येक डंडे का बीच का जो लंबाई होगा वो समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आज हम इसी को संख्या में ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, संख्या में बनाना जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें उदाहरण में लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार का जो संख्या है, ये जो है एक क्रम अंतर में है, मात्र 2-2 का अंतर है। इन सभी के संख्याओं के बीच 2-2 का अंतर है, यानी 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच 2 का अंतर, यानी कि जिसका समान अंतर है ये क्या हुआ? समांतर श्रेणी हुआ। ये क्या हुआ? समांतर श्रेणी हुआ। तो इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, इसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में कुछ मूलभूत बातें होती हैं जो जानना जरूरी होता है। चलिए हम उन चीज़ों को जान लेते हैं जिसको हमें प्रश्न बनाने में, हल करने में सुविधा होगा। तो जैसे कि सबसे पहले ये जो पद हुआ, इसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। प्रथम यानी कि ये जो संख्या हुआ, इस सब संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ये जितने भी संख्या हुआ, इन संख्या को हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। तो ये पहली बार आया तो इसे हम प्रथम पद कहते हैं। ये दूसरा बार आएगा तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी कि जयमा बार आएगा तैमा पद होगा। ठीक है। और सबसे अंतिम का जो संख्या होता है वो n होता है। ठीक है। तो इसे हम nवां पद कहेंगे। क्या कहेंगे? nवां पद। इसको nवां पद कहा जाएगा। इसको nवां पद कहा जाएगा। तो चलिए हम पद के बारे में जाने कि ये जो संख्या होता है श्रेणी क्रम में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। और ये जो संख्या, इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद, इस प्रकार का सब पद होता है। अंत में वाला को nवां पद कहा जाता है। ठीक है। और ये संख्या कभी परिमित होता है। चलिए हम जानते हैं परिमित और अपरिमित के बारे में। कभी कभी जो है ये परिमित यानी कि परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी का मतलब होता है वैसा समांतर श्रेणी जो परिमित हो, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर इतना ही है तो यह परिमित है। और जैसे ही हम कह देंगे अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार डॉट डॉट कर जो रहता है, इसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी 2 प्रकार सजाया जाता है, पहला परिमित, दूसरा अपरिमित। ठीक है। ये समांतर श्रेणी सजाने का तरीका हुआ। ये समांतर श्रेणी के बीच का जो अंतर होता है, इसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। इसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं, जिसे हम d से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? d से। इस d को निकालने के लिए a2 माइनस a1 इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। जहाँ जहाँ हम d निकालेंगे वहाँ दो संख्या के बीच में हम लोग घटाना होता है। तो a2 का अर्थ हो जाता है ये, a1 का अर्थ होता है प्रथम पद, a2 का अर्थ होता है द्वितीय पद, और a3 का अर्थ होता है तृतीय। इस प्रकार से सभी पद होते हैं। तो जैसे हमें d निकालना होता है, a2 यानी कि 4 में से हम लोग को ये 2 घटाना होगा। a2 में से a1 घटाएंगे, 2 का अंतर हुआ, इसे हम कहते हैं सार्वंतर। जो मेरे पास सार्वंतर कितना हुआ? ये 2 हुआ। इस प्रकार से हम सार्वंतर निकालते हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को जो जनरल सा बात था वो हम बता दिए। और AP को जो इसे समांतर श्रेणी को जो है AP से सूचित किया जाता है। AP से सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी को AP से सूचित किया जाता है। चलिए तो
तो हम ये देख लिए जनरल सारी बातें। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे। तो जैसे कि हम बुक में आते हैं तो बुक में हमें यहाँ पे जब कुछ आगे आते हैं पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 में जो है हमें मिलता है यहाँ पे प्रश्नावली। पेज नंबर 108 में सबसे नीचे में हमें प्रश्नावली मिलता है इस प्रकार से। तो प्रश्नावली जैसे ही मिलता है तो इसमें हमें जो है को प्रश्न मिलता है कि आप लोग बुक में देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो इसके लिए हल्का सा प्रॉब्लम हमें हो रहा है। तो आप लोग अपना बुक में देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो समझिए ये प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है वो देखिए ऊपर में दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी है और क्यों। प्रश्न हम यहाँ पर कह रहा है कि इन सब चीज़ को जांच करिए। ये जो प्रश्न है सभी प्रश्न को 1 2 3 4 प्रश्न है, ये सभी प्रश्न को जांच कीजिए कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो क्यों है वो चीज़ हमें दिखाना है। तो चलिए हम आपको पहला प्रश्न आपको पढ़ दिए हैं ये वाले प्रश्न, और इन प्रश्नों को हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो जैसे कि इन प्रश्नों में कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया से 15 रुपया लेता है। यानी कि मान के चलिए कि एक टैक्सी वाला है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे आना है, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर 1-1 किलोमीटर का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, जो रोड के साइड में लगा हुआ रहता है बॉर्डर, वह बॉर्डर। तो यहाँ पर कह रहा है किराया वाला लोग कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब आइएगा तो आपको 15 रुपया लगेगा। यानी कि 1 किलोमीटर आप आइएगा, 1 किलोमीटर आइएगा तो 15 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद जितना फिर 1 किलोमीटर इधर आइएगा तो फिर आपको 8 रुपया बढ़ कर देना पड़ेगा। 15 से 8 आप बढ़ा कर दीजिएगा। फिर अगर आप 1 किलोमीटर इधर आइएगा तो फिर आपको 8 बढ़ाना होगा। फिर 1 किलोमीटर इधर आएगा फिर आप 8 बढ़ाइएगा। फिर इधर जितना बढ़ते जाइएगा उतना आपको जो है किलोमीटर पर किलोमीटर पर जो है 8 रुपया बढ़ाना है। इस प्रकार से हमें प्रश्न कहता है। तो इसे हम हल कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या पहला का है। तो सबसे पहले हमें कुछ इसमें मान लेते हैं। क्या ये थी सॉरी, यहाँ पे जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है सिर्फ देखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है कोमा, यहाँ से लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है वो 15 रुपया, कितना है 15 रुपया है। फिर दूसरा किलोमीटर पर हम जाते हैं तब क्या होता है सो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, यहाँ पे जो प्रथम किलोमीटर है इसे A1 दे दीजिए ताकि आपको जो है एपी बनाने में सुविधा रहेगा। दूसरा किलोमीटर का जो है किराया यानी कि A2 वो क्या हो जाता है तो 15 + 8 यानी कि 15 में 8 का राज जुट जाएगा। जैसे ही 1 किलोमीटर आगे जाएगा तो वैसे ही इसको जो है यहाँ पे देख लीजिए, आपको चित्र में हम बता दी चुके हैं। जैसे ही 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया, 1 किलोमीटर से फिर दूसरा का किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया इसको बढ़ेगा। तो जैसे ही दूसरा का किलोमीटर गया तो यहाँ पर 8 रुपया बढ़ा तो 15 8 23 रुपया हुआ। फिर यहाँ पे तीसरा किलोमीटर का किराया, तीसरा किलोमीटर यानी कि A3, तो हमारे पास जो आया 23, इस 23 में ना फिर जुटेगा 8, तो फिर 23 में 8 जुटेगा तो 31। जब हम कोई भी संख्या का एपी निकालना चाहते हैं, जब हम कोई भी संख्या का एपी ज्ञात करना चाहते हैं और उसका सर्वांतर देखना चाहते हैं, उसका सर्वांतर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम d के लिए हमें कम से कम d का 2 मान निकालना जरूरी होता है। जब d का 2 मान निकालेंगे तो हमको लिए जो है A1 से लेकर A4 तक होना जरूरी होगा, या कम से कम A3 तक। 2d के मान निकालेंगे तो A3 तक कम से कम होना हमें ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पर A1 भी निकाली, A2 भी निकालें, A3 भी निकाल लिया। अगर आप इससे आगे चाहते हैं निकालने के लिए तो आगे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हमें आगे की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से हम निकाल रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि हमें पास A1 प्राप्त हो चुका है, A2 प्राप्त हो चुका है, A3 प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना, डायरेक्टली चलना है D के सूत्र पर सर्वांतर निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें सर्वांतर निकालना है।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे सार्वंतर यानी कि डी। ये D1 पहले हम निकाल लेते हैं। D1 जैसे ही निकालेंगे तो A2 माइनस A1 निकालना होता है। तो A2 मेरे पास 23 है, कितना है 23 है। A1 15, 23 में से 15 को जब इसे घटाएंगे मेरे पास 8 है। अब हम फिर D2 निकालते हैं, यहाँ पे और दे दीजिएगा। जैसे ही D2 निकालेगा तो इसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 जो है वो 31 है, A2 23 है, यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है। तो हमें 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 होगा, यानी कि D1 का जो वैल्यू है D2 का वैल्यू के बराबर है। D1 का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू D2 का है, ये देख लीजिए। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि D1 जो है वो D2 का बराबर है। अतः इसका सार्वअंतर बराबर है। हमें प्रश्न में कह रहा है कि AP है, तो AP होने के लिए सार्वअंतर बराबर होना चाहिए। तो हम बता रहा है क्यों, तो क्योंकि सार्वअंतर बराबर है। प्रश्न पूछ रहा है क्यों, तो क्यों का ये जवाब मिल गया कि इसका सार्वअंतर बराबर है। ठीक है, इसलिए यह AP है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए यह AP है या समांतर श्रेणी है। AP या समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी या AP है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला, वायु यहाँ पर कुछ मिटा हुआ है तो यहाँ पे लिखाएगा वायु की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कि ये जो पंप है वो 1/4 भाग जो है प्रत्येक बार में बाहर निकालता है। प्रश्न का कहने का अर्थ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए कह रहा है, इस प्रकार से हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे, समझाने का। कह रहा है कि एक बेलनाकार सिलेंडर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलेंडर। तो बेलनाकार मान के चलिए कि ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। और इसमें हवा भरने वाला एक पंप लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे मिटा है, लिखा आपका कॉपी में किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे पंप लिखा। तो प्रत्येक बार जितना बार यह सिलेंडर से हवा निकाला जाता है तो हवा का जो मात्रा होता है उसका 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चलिए हम इसे क्या करते हैं कि हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ मानना होता है। क्या करना होता है, तो कुछ मानना होता है। तो हम इसको हम क्या करेंगे कि कुछ मान लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम मानना ये होता है कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 या XY कुछ भी मान सकते हैं। तो मात्रा यानी कि A1 बराबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि A2 हमें A1 निकाल लिया, अब हमें A2 निकालना होगा, ठीक है। तो A2 के लिए हम क्या करना होता है कि 1 में से 1/4 भाग बाहर हो जाता है। अभी तुरंत हम आपको समझाए हैं कि 1/4 भाग बाहर हो जाता है। ये नल का जो है मतलब गैस निकाला जाता है तो 1/4 भाग बाहर हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, 1/4 भाग माइनस कर देंगे तब तो हमें A2 निकलेगा। तो जैसे ही इसे माइनस करेंगे तो 4x - 1 यानी कि 3/4। A2 जो मेरे पास आया वो 3/4 आ चुका है। चलिए, और अब हमें निकालना होता है A3 के लिए क्या करना, ये जो 3/4 शेष हमें बचा, इस 3/4 का 1/4 भाग होता है। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि शेष हवा का 1/4 भाग, तो शेष जो हवा बचता है उसका 1/4 भाग सबसे पहले हमें करना होता है। जैसे ही 1/4 भाग करेंगे तो नीचे में 16 और ऊपर में 3 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे कि हमें ये 3/2 माइनस करना में से माइनस करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि 3/4
4 में से 3/16 को जो हम माइनस करेंगे तब हमें निकल कर आएगा A3। क्या निकल कर आएगा? A3। तो लॉस ऑफ यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे इसका लॉस ऑफ 16 हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे 4 तिया 12 -3 यानी कि 9/16 हमें निकल कर आ जाता है। अब हमें क्या करना है? A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, A3 आ चुका है। तो हमें अब निकालना क्या है? D, सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है हमरा? सर्वांतर। सर्वांतर जैसे निकालेंगे तो सबसे पहले D1 ले लेते हैं। तो A2 माइनस A1, D1 का फॉर्मूला जानबे करते हैं। A2 जो है वो मेरे पास निकल कर आया 3/4, A2 3/4 और A1 जो है 1। जैसे इसको माइनस करते हैं तो 4, ये 3, 4 एकम 4, -1/4 आंसर आ जाता है। फिर हमें क्या करना होता है? D2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है? D2 निकालना होता है। जैसे कि हम D2 यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम D2 निकालना है। D2 के लिए क्या करना होगा कि A3 माइनस A2 बराबर A3 जो है वो मेरे पास 9/16 माइनस A2 जो है वो आ चुका है 3/4। इसको जब निकालेंगे तो 16 4 को जो है 16 होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, -4 चौक 16 तो 4 तिया 12 -3/16। ठीक है। A1 हमको आया -1/4 और A2 D1 आया -3/4 और D2 आया -3/16। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ था। हम इसे लिख सकते हैं D1 नॉट इजकल टू D2 यानी कि बराबर नहीं है। अतः सर्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए इसका समांतर श्रेणी यानी कि AP नहीं बनेगा। इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो इसका जो समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें क्या करा वो देख लेते हैं। तो बुक में अच्छी तरह से नहीं दिखने के कारण हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉपी पे लिख चुके हैं। तो चलिए हम आपको जो है प्रश्न संख्या तीसरा दिखाते हैं, यानी कि 1 का तीसरा है, पहला का तीसरा, कि प्रत्येक मीटर की खोदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खोदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 बढ़ती है। प्रश्न क्या कहता है वो समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि जो एक कुआं खोदना है, इस प्रकार से मान के चले कि कुआं है, ये कुआं को जो है खोदना है, ये कुआं है, इस प्रकार से धरती जमीन है, इस कुआं को खोदना है। तो 1 मीटर जैसे ही आप खोदते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप खोदिएगा तो आपको मिलेगा 150 रुपया। कितना मिलेगा? 150 रुपया। लेकिन जैसे ही दूसरा मीटर पाइएगा, तीसरा मीटर पाइएगा तो आपको जब 50 रुपया बढ़ते जाएगा। 50 रुपया क्या होगा? बढ़ता जाएगा। वो प्रश्न करा कि प्रत्येक लाख 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर के पर आपको 50 रुपया बढ़ता जाएगा। 50 रुपया क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन पहला मीटर में कितना देगा? 150। तो हम इस प्रकार से इसे हम लिखते हैं। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं कि कैसे हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पे देना होता है कि पहला मीटर कुआं की खोदाई में लागत, यानी कि इसे हम A1 कह सकते हैं, 150 रुपया। यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि प्रथम मीटर खोदाई की लागत 150 रुपया। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख दें कि प्रथम मीटर कुआं की खोदाई में लागत 150 रुपया। अब प्रथम मीटर में 150 है, फिर दूसरा मीटर में क्या होगा? तो दूसरा मीटर कुआं की खोदाई में लागत यानी कि A2 जो निकलेगा वो 150 प्लस 50 रुपया। अभी तुरंत हम आपको बतलाएं कि ये जो
जैसे ही पहला मीटर में 50 रुपया हो 150 होगा तो दूसरा मीटर में फिर 50 रुपया बढ़ेगा, फिर 50 रुपया बढ़ेगा, यानी कि दिन प्रतिदिन 50 रुपया बढ़ता जाएगा। 50 रुपया बढ़ गया। फिर हमें क्या करना है कि तीसरा मीटर निकाल लेना। तीसरा मीटर पर कुआं का खोदाई में लागत यानी कि A3 जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे 150 और 50 को जोड़ते हैं तो 200 होता है। फिर इस 200 में हमें 50 रुपया फिर ऐड करना है तो हमें 250 हो जाता है। अब हम कोई भी सर्वांतर जांच कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कम से कम 3 होना चाहिए, 3 हो चुका, A1 A2 A3। तो चलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे आपको ले चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है हमको? सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी कि हमें D निकालना है। तो सबसे पहले D1 हमें निकालते हैं। जैसे ही D1 निकालते हैं A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है। A2 मेरे पास 200 है, ये देख लीजिए 200 है। A1 जो है वो 150 है। A1 कितना है? 150। जैसे ही 200 में से 150 माइनस करें तो 50 बचेगा। फिर हमें क्या करना है कि D2 निकाल लेना। जैसे ही हम D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, ये फार्मूला हो गया। और D2 मेरे को 250 दिया गया है और A2 जो है वो 200 दिया गया है। तो मेरे पास का प्राप्त हुआ 50 रुपये, यानी कि D1 और D2 दोनों बराबर है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं D1 इजकल टू D2, यानी कि D1 बराबर है D2 का। तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः इसका सर्वांतर बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी या AP होगा। ये लिख लिए। ये मेरे जो है हल हो चुका है 3 नंबर। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 ये भी बुक में नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसे भी हमें कॉपी पे लिखना ही होगा। तो चलिए हम इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न दिया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि खाता जो होता है बैंक खाता, उस खाते में जो है मिश्रित धन यानी कि 10,000 रुपया जो है 8% वार्षिक दर से जमा किया जाता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो चलिए हम इस प्रश्न को जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं, हम साधारण ब्याज पर हल करेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला बतला दे रहे हैं कि कहीं कहीं फॉर्मूला हम नहीं भी लिखते हैं तो शॉर्टकट में चलेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। इसी फॉर्मूला को यूज कर हम साधारण ब्याज पर चलते हैं। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से हल करेंगे तो वो भी हल होगा, चक्रवृद्धि ब्याज से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होगा वो सालाना जो है यहाँ पे देंगे तो ये जो है हमें आ जाएगा घात पे। जैसे घात पर आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए हम इजी तरीका से आपको हम बतलाएंगे कि कैसे करेंगे, जो कि शॉर्टकट होगा, तो समझने में भी सुविधा होगा। तो चलिए हम इसी को हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करना है कि जो जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ हमें लिखना है। तो दिया है क्या क्या चीज़ दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि मूलधन, यानी कि मूल जो धन है वो है 10,000। क्या है? 10,000। और दर जो हमें को बोल रहा है वो बोल रहा है 8%। दर कितना है? 8%। तो इसका क्या करना है कि पहला वर्ष में जब हम पैसा जमा किए थे ना, पहला वर्ष में जब हम पैसा जमा किए थे तो उस समय का जो मेरा धन राशि वो क्या था? वो 10,000 था। क्या हुआ? 10,000। तो इसे A1 ले लेते हैं। जैसे ही 1 साल हुआ, पहला वर्ष जैसे हुआ तो हम पहला वर्ष में तो हम साधारण ब्याज से निकालेंगे 1 वर्ष का। तो कैसे निकलता है? तो आपको हम बता दिए थे कि मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। तो इसे हम यहाँ पर सामने सामने कर देते हैं थोड़ा सा। 100
मूलधन जो है मेरे पास वो 10,000 है। कितना है? 10,000। और दर जो है वो 8 रुपया और वर्ष में बोल रहा है, एक वर्ष को हमें निकालना है। 2 शून्य नीचे से 2 शून्य ऊपर कट गया तो मेरे बचा 100 गुने 8 बराबर 800। पहला वर्ष का जो आधी हुआ वे 800 हुआ। क्या हुआ? 800। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अगला यहाँ पे हम कुल राशि निकालते हैं। पहला वर्ष का कुल धन राशि, पहला वर्ष का कुल धनराशि। कुल धनराशि क्या होगा? तो 10,000 हमको मूलधन था वो जुटेगा इसमें, और 8,800 ब्याज हुआ ये जुटेगा, तो 10,800 रुपये हो जाएगा पहला वर्ष का कुल धनराशि। चलिए अब हमें क्या करना है, दूसरा वर्ष का कुल धनराशि। दूसरा वर्ष का पहले निकालेंगे फॉर्मूला से, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुल राशि निकालते हैं। फिर दूसरा वर्ष का, ये जो पहला वर्ष का कुल राशि हो इसे हम A2 दे सकते हैं। क्या देंगे? A2। यहाँ पे दूसरा वर्ष का हम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला यही रहेगा, मूलधन गुणे समय। हाँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्म यहाँ पे बैठा रहे। तो मेरे पास कुल राशि कितना बचा था? 10,800 हो चुका था। 10,800, यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे 800 बढ़ गया क्योंकि ये 1 साल हो चुका है। गुणे दर तो उतना ही रहेगा, 8%, एक ही साल का निकालना है। जैसे ही निकालते हैं 2 शून्य से 2 शून्य कर 108 गुने 8 का जैसे गुना करिएगा, 8 को 100 से गुना करिएगा तो 800, और 8 को 8 से गुना करिएगा 64, तो 864 प्राप्त होता है। ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें दूसरा वर्ष का कुल धनराशि निकालते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, इतना हम छोड़ रहे हैं, ये A3 हो जाएगा। ये क्या होगा? तो 10,800 प्लस 864, 10,800 प्लस 864। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ होगा 4, 6, 8 दूना 16 का 6, ठीक है, और 10 की 11, 11,664 कुल राशि हुआ A3 का। अब हमें क्या करना है कि सर्वांतर निकालना। A1 मेरे को प्राप्त हो चुका है, A1 ये हुआ, A2 प्राप्त हो चुका है, ये हुआ, A3 प्राप्त हो चुका है, ये हुआ। तो हमें निकालना है सर्वांतर। D1 निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो जैसे कि A2 जो है वो मेरे को प्राप्त हुआ A2 प्राप्त हुआ 10,800, A1 हुआ हमें 10,000। जैसे ही माइनस करते हैं तो शेष बच जाता है 800 रुपया। फिर हमें D2 निकालना होता है, A3 माइनस A2 जो है वो हुआ 11,664 माइनस A2 जो हुआ A2 जो हुआ वो हुआ 10,800। जैसे ही हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो है शेष बचेगा 864। तो दोनों जो है बराबर नहीं हुआ, यानी कि D1 और D2 जो है बराबर नहीं हुआ, तो नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। क्या है? इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। इस प्रकार से ये इसका AP नहीं होगा, इसका AP नहीं होगा। ये लिख दीजिएगा हिंदी में, बस बात खत्म। ये जो है प्रश्न बन चुका है, चौथा प्रश्न हमें बन चुका है। चलिए हम अगला प्रश्न पर देखते हैं क्या है। तो हमें प्रश्न संख्या 1 में 4 प्रश्न मिला, जो कि चारों प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। तो अब हमें पास बचता है दूसरा प्रश्न संख्या 2 कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। यानी कि मेरे पास A और D दिया हुआ है और हमें AP यहाँ पे ज्ञात करना है। ये सभी आप प्रश्न संख्या 2 से आगे का वीडियो देखने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिएगा, वीडियो जल्दी मिल जाएगा। वीडियो पर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि एक वीडियो में हम ये सब चीज़ बनाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को छोटे छोटे भाग में देते हैं ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।